रख हौसला वो मंजर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ है मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आपका आपके चैनल इफेक्टिव स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आपको पता है 3200 प्लस की सीरीज चल रही है एनटीपीसी में आए हुए पिछले साल के सवाल, और ये आज 157 पिछली वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। 158 से शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, अच्छी बात है ना, कर लीजिए। दोस्तों 158 से हम आज स्टार्ट करेंगे। एक 18 फीट ऊंचा बिजली का खंभा 6 फीट ऊंचे पेड़ की परछाई से 6 फीट ऊंचे पेड़ की परछाई से परछाई यहाँ पर इसकी बन रही है से 10 फीट की दूरी पर स्थित है। 18 मीटर है, 18 फीट है, सॉरी दोस्तों। पेड़ की परछाई की लंबाई कितनी होगी ये हमसे पूछा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, जो कि मतलब ये क्वेश्चन गलत पूछा गया था एग्जाम के अंदर, तो इसको हम स्किप करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे 159, जो कि एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है ये एंगल दे रखा है हमको 75 डिग्री, ये दे रखा है 40 डिग्री, और ए पूछा है हमसे। तो दोस्तों इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। कोई भी दो ट्रांसवर्स लाइन है, अगर कोई भी दो तिर्यक रेखाएं हैं, तो अगर ये एंगल ए है तो हमारे पास ये एंगल भी ए होता है। अगर ये एंगल बी है तो ये एंगल हमारे पास बी होता है। तो इस तरह से अगर इस सवाल में देखूंगा तो ये लाइन और ये लाइन मेरी ट्रांसवर्स लाइन होगी, तो ये 75 है तो ये मेरे पास 75 हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से ये मेरी तिर्यक रेखाएं होंगी तो ये 40 है तो ये 40 हो जाएगा। अब एक आता है कि ट्रायंगल के अंदर दोस्तों अगर दो आंतरिक कोणों का, अगर ये ए है और ये बी है, तो इसका बाह्य कोण होता है वो ए प्लस बी के बराबर होता है। तो इस तरह से अगर इस त्रिभुज में अगर मैं बात करता हूँ तो इस त्रिभुज में ये मेरा बाह्य एंगल होगा और ये एंगल किसके बराबर होगा? 75 और 40 के योग के बराबर, जो कि आ जाएगा 7 और 4 11, 11 और 5 115 मेरा आंसर आ जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, एक आपको आकृति दे रखी है, क्योंकि ये वैसे रीजनिंग का सवाल है लेकिन मैथ में पूछा गया है। आपको दे रखा है त्रिभुज डिनोट करता है टेनिस प्लेयर को, आयत डिनोट करता है आपका हॉकी प्लेयर को, और सर्किल दिखाता है आपका चेस प्लेयर। तो आपसे पूछा है हॉकी के खिलाड़ियों का शतरंज के खिलाड़ियों से अनुपात कितना है। तो पहले मैं हॉकी के खिलाड़ी देखूंगा। हॉकी कहाँ आ रहा है? यहाँ पर मेरे पास आयत में आ रहा है। तो आयत में कितना आ रहा है? 5 और 2 7 और 3 10, 10 और 10 20, 20 और 20 40, 40 50 55। हॉकी के मेरे खिलाड़ी आ जाएंगे दोस्तों 55। तो जो भी मेरा आंसर होगा, जो भी मेरा वो आंसर होगा, उसमें क्या मेरा 11 का मल्टीपल आएगा। तो मैं देख रहा हूँ एक ही ऑप्शन है इसमें 11 का मल्टीपल है, ऑप्शन नंबर मेरा सी हो जाएगा। बाकी मैं और चेक कर लूँगा कि क्या आ जाएगा। 55 मेरा हॉकी के खिलाड़ी आ गए। फिर मुझसे पूछा शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज किसमें है? सर्किल में है। तो सर्किल को अगर मैं देखूँगा तो 13 और 2 15 हो गया, 15 और 3 18 आ गया, 18 और 12 30 हो गया। 30 के बाद अगर 30 और 14 44, और 6 मेरे पास हो जाएगा 50, 50 60 हो जाएगा, 60 और 15 ये 15 ये 90 हो जाएगा मेरे पास दोस्तों। अगर 5 से डिवाइड करूँगा इससे तो 11 पंजे 55 और 18 पंजे 90, 11/8 मेरा रेशियो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वे टेनिस खिलाड़ी जो हॉकी के खिलाड़ी नहीं हैं उनकी संख्या कितनी है। तो मुझे ऐसे बंदे देखने हैं जो टेनिस के तो खिलाड़ी हैं, मतलब ट्रायंगल में तो आ रहे हैं लेकिन हॉकी में नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो ट्रायंगल में आ रहे हैं लेकिन हॉकी में नहीं आ रहा? हॉकी मतलब आयत में नहीं आने चाहिए, ट्रायंगल में आने चाहिए। तो ऐसे खिलाड़ी हैं 11 और 5 16 हो गया मेरे पास में। उसके बाद में यहाँ पर भी हैं 14 और 5 11 और 5 16, और 14 और 5 19, 16 और 19 कितना हो जाएगा? 5 35। तो दोस्तों सवाल नंबर 161 का आंसर हो जाएगा मेरा डी 35। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक कार ए से दोगुनी रफ्तार से दौड़ती है, मतलब बी की जो रफ्तार है वो ए से दोगुनी है। अगर बी ए की 1 है तो बी की 2 होगी। यदि कार ए 2 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 2 घंटे में दोस्तों कर रही है 50 किलोमीटर की दूरी तय, तो क्या 1 घंटे में दूरी तय करेगी 25 किलोमीटर की?
तो 1 घंटे में चली गई दूरी क्या होती है, स्पीड होती है। तो ए की स्पीड आ जाएगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 की वैल्यू 25 है, तो 2 की क्या दोस्तों 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इस सवाल में भी थोड़ा एरर है, जो कि अगर इसको सॉल्यूशन ठीक देखा जाएगा तो यहाँ पर 90 होगा, तब इसका आंसर सही आएगा दोस्तों। बाकी 50 भी आपका आंसर सही है इसके अकॉर्डिंग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 163, 280 तथा 144 का मासा मुझको निकालना है। तो दोस्तों मुझे स्मार्ट बनना है, मैं पहले बता चुका हूँ। मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे दी गई संख्याओं में पूर्णतः भाग चला जाए। तो 2 से सबसे बड़ा इसमें कौन है, 8। 8 से मैं 280 को डिवाइड करूँगा तो 8 3 24, 4 बट के 8 बचे 40, जो कि कंप्लीट जा रहा है। और अगर इसमें डिवाइड करूंगा तो इसमें भी कंप्लीट जाएगा, तो मेरा मासा हो जाएगा दोस्तों 8। इस तरह से आपको चेक करना है, इस तरह से आंसर निकालना है। बाकी वो वाली विधि नहीं लगानी है बच्चों वाली, आप अब मैच्योर हैं, अच्छे से ज़रा कीजिए क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पी एक काम को 10 दिन में कर रहा है और क्यू उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। तो मैं इनकी कैपेसिटी निकालूंगा, तो दोस्तों आएगी, तो दोस्तों 10 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 30। सॉरी अगेन करते हैं सर। तो क्वेश्चन में दिया है कि पी एक काम को 10 दिनों में करता है, पी 10 दिनों में करता है और क्यू उसी काम को 15 दिनों में करता है। तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा और 10 से 30 को डिवाइड करेंगे तो पी की जो क्षमता आएगी वो 3 आएगी। इसी तरीके से 15 दूनी 30 होते हैं, तो क्यू की क्षमता जो आएगी वो 2 आएगी। यानी कि पी एक दिन में 3 काम करेगा और क्यू एक दिन में 2 काम करेगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वे साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, पी 3 करेगा, क्यू 2 करेगा, तो एक दिन में 5 काम करेंगे। तो वो कह रहा है 5 दिनों तक करते हैं, 5 × 5 ये 25 काम दोनों कर लेंगे। जब 25 काम कर लेंगे तो वो कह रहा है उस काम को कितना भाग पूरा करेंगे। तो टोटल वर्क था 30 और 25 उन्होंने पूरा कर लिया है। तो हम यहाँ से सिंपल करेंगे इसको, तो 5 × 5 = 25 और 5 × 6 = 30, यानी 5/6 उसका जो काम है वो हो चुका होगा। इस तरीके से आंसर जो है डी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर 12% की दर से 6 वर्ष तथा 12 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात कितना होगा। तो दोस्तों इस सवाल के अंदर हम क्या देखेंगे, हमने देखा है 6 वर्ष के लिए भी हमारी दर 12% है और 12 वर्ष के लिए भी हमारी दर 12% है। तो क्या अनुपात हमसे पूछा है तो दर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो साधारण ब्याज होगा वो क्या वर्ष के अनुपात में ही बढ़ जाएगा, तो वर्ष के अनुपात में बढ़ेगा। तो इस तरह से मेरा आंसर आ जाएगा दोस्तों 1:2। अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार मैदान के प्रत्येक किनारे पर 100 पौधों, प्रत्येक किनारे को 100 पौधों के रोपण से रोपा जाना है। पूरे मैदान को रोपने के लिए कितने पौधों की आवश्यकता होगी। तो हम क्या करेंगे, एक वर्गाकार मैदान है, अगर मैं हम एक सिंपल सी लैंग्वेज में बात बताऊं मैं आपको, यहाँ पर इस वाले भुजा पे 100 लगाए जा रहे हैं, इस वाली भुजा पे ही 100 लगाए जा रहे हैं। 100 यहाँ पर आएंगे हमारे, तो क्या यहाँ पर मेरी जगह एक ये वाली जगह, इसके लिए जो ये वाला होना था वो क्या मुझे मतलब इसका एक पौधा स्थान ले लेगा। तो एक स्थान यहाँ कम हो जाएगा पौधे का, एक स्थान यहाँ कम हो जाएगा। तो इस वाली मतलब जो भुजा होगी इस पे 98 पौधे लगेंगे, ऐसे इस वाली भुजा पे भी 98 पौधे लगेंगे। तो टोटल क्या 200 और ये 4 कम होगा 400 में से, तो 396 पौधे लगेंगे। बाकी इसका दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि अगर कभी भी हमको कितने भी पौधे लगाने हों, सपोज दैट इसमें हमें 100 पौधे लगाने हैं, तो मुझे इसके 99 प्लेस होंगे। 100 पौधे लगाने के लिए मुझे 99 प्लेस चाहिए, 99 स्पॉट चाहिए लगाने के लिए, तब वो 100 पौधे लगा पाएंगे। तो 4 भुजा हैं, 4 भुजाओं पे 99 स्पॉट बनाने के लिए कितना हो जाएगा दोस्तों, 99 × 4, जो कि मेरा आंसर आ जाएगा 396। इस तरह से आप इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 10 पेंसिल के डिब्बे प्रति 100 रुपये प्रति डिब्बे की दर से खरीदे, जिनमें प्रत्येक डिब्बे में 10 पेंसिल हैं। अगर 10 पेंसिल के डिब्बे हैं और 100 प्रति डिब्बे की दर से खरीदें, क्या दोस्तों 1000 रुपये के उसने टोटल खरीद लिए और 12% के लाभ पे बेचना चाह रहा है, तो कुल कितना विक्रय मूल्य होगा। तो एक पेंसिल को 12 पे बेच रहा है, तो टोटल 12% का लाभ मतलब 112% में बेचना चाह रहा है। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा दोस्तों, तो आ जाएगा 1120 मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका आंसर भी दोस्तों गलत दे रखा है, 1200 दे रखा है, जो कि यहाँ पर 20% के हिसाब से होगा। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपका 1120 12% के हिसाब से बिल्कुल सही आंसर आएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 168 है दोस्तों,
cos थीटा इज इक्वल टू 4/5। मैं क्या करूँगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा, इसमें cos थीटा ये मानूंगा, तो cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, तो ये लंब मेरे पास पाइथागोरस प्रमेय से आ जाएगा 3। मुझसे पूछा है सेक थीटा, तो सेक थीटा होता है मेरे पास में cos का उल्टा, मतलब 5/4 प्लस कोसेक थीटा होता है साइन का उल्टा, तो वो आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। तो मैं इसको सॉल्व कर लूँगा दोस्तों, ये आ जाएगा 5 तियाँ 15 और 5 चौक 20, जो कि आ जाएगा 35/12। ऑप्शन नंबर मेरा सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, कह रहा है आपसे 11, 7, 10, 13 और 9 का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमने पिछले सेट में भी एक क्वेश्चन मानक विचलन का किया था, यहाँ पर देखिए फिर एक सेट में मानक विचलन का क्वेश्चन है। और रेलवे की खासियत है, ये स्टैटिक्स से एक ना एक क्वेश्चन डालता है, तो हम इन कॉन्सेप्टों को अच्छे से क्लियर करेंगे दोस्तों। अब इसमें क्या है, इसमें आपको जो नंबर दे रखे हैं वो विदाउट फ्रिक्वेंसी के, मतलब बारंबारता नहीं है किसी की भी, मतलब एक से ज़्यादा बार रिपीट कोई भी नंबर नहीं हुआ है। वहाँ उससे पहले क्वेश्चन में क्या था, वहाँ कोई मतलब फ्रिक्वेंसी दे रखी थी, कोई नंबर 2-2, 3-3 बार रिपीट हो रहा था, तब हमारा जो फार्मूला था वो अलग था। अब मानक विचलन हमारा इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास वेरिएबल कौन कौन से हैं। अगर x की बात करूँ, x वेरिएबल है, तो सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करेंगे। 7 है मेरे पास, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 11 है, फिर 13 है। अब मैं इसका माध्य निकालूंगा ए। माध्य आपको ज़रूर निकालना है दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चन में, तो इसका निकालूंगा। तो 13 7 20 हो गया, 11 और 9 20, 40 और 10 50। 50 टोटल नंबर मेरे पास कितने हैं दोस्तों, 5। तो इसका माध्य आ गया मेरे पास 10। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं डी निकालूंगा, जो होता है डेविएशन। डेविएशन क्या होता है, x माइनस ए। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने ऐसे ही निकाला था। तो 7 माइनस 10 करूँगा -3 आएगा, 9 माइनस 10 करूँगा -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, और दोस्तों यहाँ 3 आएगा। फिर मैं निकालूंगा यहाँ पर डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर निकालूंगा तो 9 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 9 आएगा। अब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला अगर लिखूँ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का दोस्तों फार्मूला होता है, अगर मैं इसको यहाँ जोड़ लूँ, सम ऑफ डी स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 और 9 18 2 20 हो जाएगा। और नंबर ऑफ, ये नंबर टोटल n कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। नंबर मेरे 5 हैं, यहाँ पर 5 वेरिएबल है मेरे पास, तो मेरे पास फार्मूला हो जाएगा दोस्तों सम ऑफ डी स्क्वायर अपॉन n। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 20 है मेरे पास सम ऑफ डी स्क्वायर, 20/5, जो कि 4 आ गया। 4 रूट के बाहर मेरे पास 2 आंसर आ जाएगा दोस्तों। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को, डेविएशन के क्वेश्चन को करेंगे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, हर एक सेट में लगभग एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कार ए से 2 गुनी गति से दौड़ती है, मतलब बी जो है ए से 2 गुनी है, मतलब ए की चाल अगर 1 है तो बी की 2 है। फिर मुझसे कहा है यदि कार ए 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे का मतलब हुआ 2 एकम 2 और 3/2 घंटे में 90 किलोमीटर जा रही है, तो मैं निकालूंगा 1 घंटे में कितनी जाएगी। 3/2 घंटे में 90 है, तो 1 घंटे में जाएगी दोस्तों, 1 घंटे में जाएगी 30 दूनी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और कोई भी चाल 1 घंटे में चली गई दूरी वही उसकी चाल बन जाती है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा ये ए की चाल आ गई दोस्तों। तो बी की चाल कितनी आ जाएगी, 120 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। इस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 दर्जन केले का मूल्य 5 रुपये है और 1 दर्जन संतरे का मूल्य 75 रुपये है। तो आपसे पूछा 1.25 दर्जन केले। तो दोस्तों 1.25 दर्जन का मतलब हुआ, 1.25 दर्जन का मतलब हुआ 1 दर्जन तो इसमें कंप्लीट है, और 1.25 का मतलब होता है किसी भी चीज़ का 1/4 पार्ट। तो 1 + 1/4 मतलब टोटल हो जाएगा 5/4। ये 1.25 का मतलब हो गया। तो 1 दर्जन केले का मूल्य 5 रुपये है, तो 5/4 का दर्जन का कितना हो जाएगा, 25/4। अब मैं ऐसी बात करता हूँ संतरे की। 1 दर्जन संतरे का मूल्य है 75 रुपये, 1 दर्जन का है 75 रुपये। मुझसे पूछा 3/4 दर्जन का, तो 3/4 दर्जन का हो जाएगा दोस्तों 75 × 3/4। तो ये आ जाएगा 75 दूनी 150 और 225/4। तो टोटल मूल्य मुझसे पूछा, तो टोटल मूल्य दोनों को ऐड कर दूंगा, 25 200 250/4 हो जाएगा। 4 × 24, 6 से आंसर मेरा स्टार्ट होगा। एक ही ऑप्शन है दोस्तों ए। तो इस तरह से हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, पूरा कंप्लीट भाग नहीं देंगे। अगला क्वेश्चन है, एक बार चार्ट दिया हुआ है आपको दोस्तों। इसमें क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है कि बिक्री
बिक्री कितने उसमें हुई है, एक दिए गए बार चार्ट में 4 कंपनी C1 C2 2012-13 बिलियन, ये बिक्री दे रखी है, मिलियन में आपको दे रखी है। उसके बाद ये आपको कंपनी दे रखी है C1 C2 C3 C4, और ये वर्ष दे रखे हैं। पहला वाला आपका 2012 का है, फिर 2013 का है, फिर 2014 का है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 2012 से 2013 के दौरान किन 2 कंपनियों ने वृद्धि दर्शाई है। तो कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिनका 2012 में जो ग्राफ है उससे ज़्यादा हो 2013 में। तो यहाँ पर देखो जो घटा है दोस्तों, यहाँ भी ग्राफ घटा है। अगर यहाँ बात करूँगा ग्राफ बढ़ा है और यहाँ भी ग्राफ बढ़ा है, तो C3 और C4 मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा इस तरह से इस सवाल का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, C2 की वर्ष 2012 और 2014 की संयुक्त बिक्री उन्हीं वर्षों के लिए C3 से कितनी ज़्यादा है। C3 से कितनी ज़्यादा, तो C2 की 2012 में बिक्री है दोस्तों 150, और 2014 में बिक्री है दोस्तों 155, तो टोटल बिक्री हो जाएगी 305। अब मैं C3 पे आ जाऊंगा। C3 पे 2012 में बिक्री है दोस्तों 125, और C3 पे ही 2014 में बिक्री हो जाएगी दोस्तों 135। तो ये आ जाएगा 5 और 5 10, 3 2 5 और 1 6 2। तो ये कितनी ज़्यादा है दोस्तों C3 से, यहाँ पर ये आ जाएगा 45 ज़्यादा है। किससे, 260 से, इंटू 100, 0 से 0 गया, 13 दूनी 26, 5 वो 13 दूनी 26 और 5 दूनी 10, 5 25, 2 5 चौक 20 और 2 22। 13 से डिवाइड करूँगा, 13 एकम 13 बच जाएगा दोस्तों मेरे पास में, 7 और 2 9 बच जाएगा, और 9 के बाद 13 7 91, 17 पॉइंट कुछ ऑप्शन आएगा दोस्तों मेरे पास। ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, 2012 की तुलना में 2013 के लिए C1 और C4 की संयुक्त बिक्री का अनुपात कितना है। तो 2012 में C1 का कितना है दोस्तों, 2012 में C1 का है 95, और C4 का 2012 में कितना है 100। तो यहाँ टोटल इनका हो गया 195। अब इसी तरह से मैं 2013 का देखूंगा। 2013 में C1 का कितना है, 2013 में C1 का मिडिल वाला 85, और 2013 में C4 का कितना है 110। तो इधर से चेक करूंगा तो ये भी मेरे पास 5 9 195 आ जाएगा। इनका अनुपात पूछा है दोस्तों, तो 1:1 मेरा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि दो अंकों का योग 9 है तथा दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 है, तो 2 अंकों वाली वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं ऑप्शन से जाऊंगा दोस्तों। अंकों का योग 9 होना चाहिए, तो 4 और 5 9, 6 और 3 9, 5 4 9 7, दोनों सब में ये सेटिस्फाई हो रहा है। अगली कंडीशन है, दहाई का अंक इकाई के अंक से दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 हो। मतलब मेरे पास दहाई का अंक बड़ा होना चाहिए और इकाई का अंक छोटा होना चाहिए, एक छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो दहाई का अंक मेरा छोटा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर अंतर 1 नहीं है मेरे पास में, यहाँ पर भी एक अंतर नहीं है, और यहाँ पर देखो एक अंतर और दहाई का अंक मेरा बड़ा भी है दोस्तों। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्यू ने एक मेज 13,500 रुपये में खरीदी और 11,000 रुपये में बेची, तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 13,500 में खरीद के 11,000 में बेचना, तो क्या उसने 2,500 रुपये की हानि उठाई है। कितने से, 13,500 से इंटू 100। इसे सॉल्व करूँगा दोस्तों। 5 से 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 से 5 25, तो आ जाएगा मेरे पास 50/27। अगर सॉल्व करूँगा तो 27 एकम 27 मेरे पास बच जाएगा यहाँ पर 230, और 27 1 से स्टार्ट हो रहा है मेरा आंसर। 1 से स्टार्ट एक ही ऑप्शन है दोस्तों, 18.51। तो 1 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, ए मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। कंप्लीट भाग नहीं देना है। अगला क्वेश्चन है, आप 500 रुपये प्रति वस्तु की दर से 3 वस्तुएं खरीदने के लिए गए। हालांकि दुकान पर दी गई छूट के अनुसार आपको 2 वस्तुएं खरीदने पर 1 वस्तु मुफ्त में मिली। इस सौदे में कुल छूट की दर कितनी है। तो दोस्तों आप 3 वस्तु खरीदने के लिए गए थे और आपको 2 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु फ्री में मिल रही थी। तो क्या अगर 3 वस्तु आप खरीदेंगे तो क्या एक ही वस्तु आप ले पाएंगे। अगर आप 4 वस्तु खरीदते तो आपको 2 वस्तु फ्री में मिल जाती। तो आपको फ्री क्या एक मिल रही है, कितने पे मिल रही है दोस्तों, 3 के खरीदने पे मिल रही है। मतलब आप
आपको फ़ायदा कितने का हो रहा है? एक वस्तु का। रुपए आप कितने दे रहे हैं? 3 वस्तु के, इंटू 100, तो यहाँ से मेरा छूट परसेंट आ जाएगा दोस्तों 33.33% का आ जाएगा। इस तरह से सॉल्व करेंगे। 500 का इसमें कोई रोल ही नहीं था इस सवाल के अंदर। अगला क्वेश्चन है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। मुझसे पूछा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पूछा है मैंने। तो टेन 30 की वैल्यू होती है दोस्तों 1/√3 का होल स्क्वायर, और कॉट 30 की होती है √3 का होल स्क्वायर। तो आ जाएगा 1/3 प्लस 3, जो कि आ जाएगा 10/3। ऑप्शन नंबर मेरा डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 3a इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू c। इसका आपको अनुपात निकालना है a अनुपात b अनुपात c। तो दोस्तों कभी भी आपको अलग अलग अनुपात निकालना है तो आपको मैं एक बहुत अच्छी तरीका बता रहा हूँ कि जैसे अगर आपको a निकालना है तो a के लिए a का कोफिशिएंट छुपा लो, और जो b और c के कोफिशिएंट है उनकी मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 एकम 2 आ जाएगा। और अगर b निकालना है तो b का छुपा लो, जो a और c के बचे 3 एकम 3 आ जाएगा। और c निकालना है तो c को छुपा लो, 2 और 3 6 आ जाएगा। तो इस तरह से मेरा अनुपात आ जाएगा 2:3:6, जो कि मेरा दोस्तों ऑप्शन कोई भी नहीं है। लेकिन ऑप्शन बी को जरा सॉल्व करोगे तो 1/3 अनुपात 1/2:1। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा मेरे पास, जो कि ऑप्शन नंबर बी मेरा मैच करेगा। इस तरह से आप इसको। अगला क्वेश्चन है 10 दर्जन सेब हैं आपके पास में, 15 दर्जन आम है, 20 दर्जन संतरे बेचने के लिए रखे गए हैं। यदि प्रत्येक में से क्रमशः 1/2, 1/3 तथा 1/4 भाग और जोड़ दिए जाएं। दोस्तों अगर मैं बात कहूँ 1/2 और जोड़ने का मतलब क्या कह रहा है? अगर 2 मेरे पास है तो 1 जोड़ा जा रहा है, मतलब 3/2 कंप्लीट हो जा रहा है वो। ऐसे अगर मैं 1/3 जोड़ने की बात कर रहा हूँ तो 3 तो मेरे पास पहले थे, 1 उसमें और जोड़ा गया, तो मतलब 4/3 हो गए वो। अब इस तरह से मैं करूँगा दोस्तों। अगर 1/2 जोड़े जा रहे हैं 10 दर्जन में तो मतलब वो कितने हो जाएंगे? 3/2 हो जाएंगे। तो इस तरह से मेरे पास 15 दर्जन आ जाएंगे। और अगर 15 दर्जन आम की बात करूं, 15 थे पहले, अब 1/3 जोड़े गए मतलब 4/3 हो गए वो। 3 पंजे 15, तो 20 दर्जन ये आम हो जाएंगे। और 20 दर्जन मेरे पास संतरे हैं, तो इसमें 1/4 भाग जोड़ा जा रहा है। 1/4 भाग जोड़ा जाएगा तो दोस्तों ये 5/4 बन जाएगा। तो 4 पंजे 20, यहाँ से 25 दर्जन आ जाएंगे मेरे पास। सबको जोड़ लूँगा तो ये हो जाएगा 30, 40, 40, 60 दर्जन हो जाएगा। और 60 दर्जन मुझसे पूछ रहा है कुल कितने फल हो गए बेचने के लिए। तो एक दर्जन में 12 होते हैं, 12 से गुणा कर दूंगा तो 720 फल मेरे पास बेचने के लिए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। वह आधे रास्ते में पहुंचने के बाद अपनी गति को दोगुनी कर देता है। वह 5 घंटे तक चलता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। मैंने माना ये कुल दूरी है। पहली हाफ वो x किलोमीटर चलता है, दूसरी हाफ में x किलोमीटर चलता है। यहाँ चाल है उसकी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर वो आधी चलने के बाद में चाल को 2 गुना कर देता है, मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है। तो उसको टोटल 5 घंटे लग रहे हैं दोस्तों। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। यहाँ से इतना समय लग रहा है, यहाँ से इतना समय लग रहा है, टोटल 5 घंटे लग रहे हैं। तो इसको सॉल्व करूँगा मैं तो आ जाएगा 6 और ऊपर 3x आ जाएगा बटे 5, 3 दूनी 6। तो x बराबर आ जाएगा मेरे पास 10। लेकिन कुल दूरी दोस्तों मेरे पास कितनी है? 2x होगी कुल दूरी। तो कुल दूरी हो जाएगी मेरे पास में 20 किलोमीटर। आंसर नंबर मेरा हो जाएगा इसका दोस्तों सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बहुभुज की 9 भुजाएं हैं, उसका प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा? तो मैं दोस्तों क्या निकालूंगा? पहले प्रत्येक बाह्य कोण निकालूंगा। तो प्रत्येक बाह्य कोण क्या होता है? प्रत्येक बाह्य कोण होता है किसी भी बहुभुज के 360/n, उसमें भुजाएं कितनी है। तो यहाँ से मेरा पास प्रत्येक बाह्य कोण निकल के आ जाएगा। 9 से डिवाइड करूँगा, 9 चौक 36, प्रत्येक बाह्य कोण आ जाएगा वो केवल 40। अब अगर बाह्य कोण मेरे पास 40 है तो क्या दोस्तों आंतरिक कोण 140 होगा? क्योंकि बाह्य और आंतरिक कोण का योग कितना होता है? 180 होता है। तो प्रत्येक आंतरिक कोण दोस्तों मेरे पास कितना हो जाएगा? प्रत्येक आंतरिक कोण हो जाएगा दोस्तों मेरे पास में 140। तो इस तरह से आप इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, एस और टी एक काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिनों तक एक साथ काम किया, उसके बाद काम छोड़ दिया। तो एस और टी मिलकर 50 दिनों में
तो दोस्तों ये 50 दिन में पूरा कर रहे हैं। अगर एक दिन का काम निकालूं तो इनका 1/50 आएगा। इन्होंने 20 दिनों तक काम किया तो 20 दिन में कितना कर लेंगे, 20/50, तो 2/5 ही काम कंप्लीट कर लेंगे। मुझसे पूछा कितना बाकी रह गया है, तो टोटल काम 5 है जिसमें से 2 कंप्लीट कर लिया, तो रह कितना गया, 3/5। ऑप्शन नंबर मेरा ए आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। प्रस्ताव 1, एक वस्तु 1599 में खरीदें और एक मुफ्त पाएं, मतलब 2 वस्तुएं आपको 1599 में मिल रही हैं। प्रस्ताव बी क्या कह रहा है, एक वस्तु 999 में खरीदें और दूसरी पर 50% की छूट पाएं। अगर मैं मोटा मोटा हिसाब इसको 1000 ले लूँ पूरा, और 50% छूट का मतलब वो अगली जो वस्तु मैं लूँगा वो 500 रुपये की मिलेगी मुझको, तो टोटल यहाँ से 1500 रुपये में मुझे 2 वस्तु मिल रही हैं। लेकिन ऊपर वाले प्रस्ताव में मुझे 1599 रुपये में 2 वस्तु मिल रही हैं, तो नीचे वाला प्रस्ताव मेरे लिए सस्ता है, तो बी ऑप्शन मेरे क्या नाम है, बी वाला सस्ता होगा। इसमें ए वाला सस्ता है, गलत हो जाएगा, बी वाला सस्ता होगा और ए वाला मेरे पास महंगा होगा दोस्तों। तो इस तरह से आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे। अगला सवाल है, मुझे भिन्न दे रखी हैं 4, जिनको आरोही क्रम में लगाना, और चारों ही ऑप्शन में सेम ही भिन्न है। क्या क्या है मैं एक बार लिख लूँगा, 2/3 है, 3/4 है और 4/5 है और 1/2 है। इनको आरोही क्रम में लगाना है। तो दोस्तों मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि इनका डिफरेंस सबका इक्वल है, और जब कभी भी अंश और हर का डिफरेंस इक्वल होता है तो जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वो सबसे बड़ी भिन्न होती है। तो मैं देखूंगा आरोही क्रम में लगाना है, तो 4/5 दोस्तों मेरे पास सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। और आरोही क्रम क्या होता है, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, तो सबसे बड़ा मेरे पास 4/5 होगा। तो कौन सा ऑप्शन है जो 4/5 सबसे बाद में आ रहा होगा, तो यहाँ सबसे बाद में आ रहा है। और 1/1 मेरा सबसे छोटा हो जाएगा, तो 1/2 मेरी सबसे छोटी होगी, तो यही मेरा आरोही क्रम आ जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, a - b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो a - b का होल स्क्वायर खोलूँगा, a² + b² - 2ab और प्लस 2ab, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास a² + b² मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आर ने 13% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 1200 रुपये उधार लिए और आर को 5 वर्ष के बाद कितनी धनराशि का भुगतान करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। मैंने बताया जो ब्याज होता है वो RT% होता है। यहाँ पर आर मेरे पास कितना है, 13 है, और समय कितना है, 5 वर्ष है, तो 13 पंजे 65% मुझे क्या ब्याज देना पड़ेगा। मुझसे पूछ रहा है भुगतान कितना करना पड़ेगा, मतलब मिश्र धन पूछ रहा है, तो 65% तो ब्याज हो गया दोस्तों, और 100% मूलधन, तो क्या 165% टोटल मेरे पास मिश्र धन हो जाएगा। तो मैं 1200 का 165% कैलकुलेट करूंगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा मेरे पास में, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, 165 गुणा 12, 12 पंजे 60 का, 0 हासिल 6, 12 छंग 72, 72 और 6 78 हो जाएगा, 7, 12 एकम 12, 12 7 19, 1980 रुपये मुझे दोस्तों वापस करने पड़ेंगे 5 साल के बाद उसे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, x² + x - 42। पहले मैं इसका डिटेल बता रहा हूँ, बाकी शॉर्ट में बता दूंगा फिर बाद में। हमें 42 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि यहाँ पर हमारा प्लस का बन आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, x² + 7x - 6x करूँगा, क्योंकि 6 7 42 होते हैं और यहाँ प्लस भी आ रहा है, -12। तो यहाँ से x कॉमन लूँगा तो x + 7 - 6 कॉमन लूँगा तो x + 7 हो जाएगा। तो यहाँ से x - 6 और x + 7 मेरे गुणनखंड हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी आप इसका शॉर्ट तरीका ऐसे कर सकते हैं, 42 के आपको गुणनखंड करने हैं दोस्तों, जो कि 6 और 7 में होंगे, डिफरेंस 1 होना चाहिए, वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव बड़ा वाला होगा, बड़े वाले के साथ में मेरा प्लस आएगा और छोटे वाले के साथ में मेरा माइनस आएगा। तो इस तरह से मेरा x - 6 और x + 7 भी मेरा आंसर हो जाएगा। आप इस तरह शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 2 10 18 3 17 19 का माध्य निकालिए। तो दोस्तों हम इसका माध्य निकालेंगे, मतलब इसका औसत निकालना है। तो 19 और 1 20 हो गया, 18 और 2 20 हो गया, और 17 और 3 20 हो गया, 60 हो गया, और 10 70 हो गया। कितने नंबर है, 2 2 4 2 6 7, 70/7 मेरे पास इसका माध्य आ जाएगा दोस्तों 10। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि ये 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो मैं दोस्तों 11 से भाग दूंगा,
11 एकम 11, 6 बचा 63 हो गया, 11 पंजे 55, 8 बच गया, 11 अट्ठे 88, 1 बच रहा था। अब 1 के लिए और मुझे कितना चाहिए कि मुझे 11 से 11 का मल्टीपल मिल जाए, तो क्या मुझे 10 और चाहिए, तो 11 बन जाएगा, तो तब ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा आंसर नंबर हो जाएगा डी। इस सवाल का आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्त, आज के लिए आज हम यहीं पर पूर्ण विराम करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट कल 191 से स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। अपने करते रहिए, मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, बहुत जल्दी आपको सफलता मिलने वाली है।